ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे, वक्त हो गया वो सच जानने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड मामले की। इसमें बड़ा एक्शन हुआ है। अग्निकांड के बाद थाईलैंड भाग गए थे क्लब के मालिक गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों को थाईलैंड में फुकेट के डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। फुकेट के ही इंडिगो होटल से दोनों को हिरासत में लिया गया। 25 लोगों की मौत के गुनहगार हैं ये लूथरा बंधु। इन्हें वापस भारत लाने की अब तैयारियां चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है, गोवा में अग्निकांड के बाद फरार हुए क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों इस वक्त पकड़ में आ चुके हैं। थाईलैंड पुलिस ने दोनों को उस वक्त पकड़ा जब वो एक होटल में रुके हुए थे। दोनों को हिरासत में लेने के बाद थाईलैंड पुलिस ने उनकी तस्वीर भी जारी की। आपको बता दें, इंटरपोल ने लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। भारतीय जांच एजेंसियों ने थाईलैंड की जांच एजेंसियों से मदद मांगी थी, जिसके बाद थाईलैंड की एजेंसियों ने लूथरा बंधुओं की लोकेशन ट्रेस की। पता चला कि हिंदुस्तान से इंडिगो की फ्लाइट से फरार होने वाले लूथरा बंधु फुकेट के इंडिगो होटल में रुके हैं। इसके बाद थाईलैंड की एजेंसियों ने होटल में छापा मारा और लूथरा बंधुओं को वहीं होटल के कमरे से धर दबोचा। तो थाईलैंड में लूथरा बंधुओं के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। बड़ी खबर, इधर हिंदुस्तान में लूथरा बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत वाली याचिका जो दिल्ली की कोर्ट में लगाई थी, उस पर आज सुनवाई हुई है। लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत पर याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और आज ही करीब 1 घंटे बाद शाम 5:30 बजे अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। और इस बीच महत्वपूर्ण हो जाता है कि कानून के शिकंजे से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका में जो दलीलें लूथरा बंधुओं की तरफ से रखी गई वो जानिए आप। सिर्फ लाइसेंस हमारे नाम है, मालिक तो कोई और है। लूथरा बंधुओं के मालिक ना होने का ये दावा ही गलत है सिरे से, क्योंकि जब लाइसेंस लूथरा बंधुओं के नाम है तो जाहिर सी बात है मालिक तो यही हुए ना। इन्होंने दलील दी कि क्लब के रोजमर्रा के संचालन में ये शामिल नहीं। इन्होंने दलील दी हम कारोबारी यात्रा पर थाईलैंड आए और थाईलैंड में इनका कोई व्यावसायिक हित था ही नहीं। ये भी उजागर हुआ है अदालत में सुनवाई के दौरान। इन्होंने दलील दी थी जो हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया। क्लब जल गया, लोग मारे गए और ये लोग फरार हो गए। हकीकत तो ये है। हम दोनों की गंभीर बीमारी का ध्यान रखा जाए, ये दलील अपनी अग्रिम जमानत याचिका में दी गई है इनकी तरफ से। दोनों भाइयों की बीमारी का दावा ये सिरे से गलत है। पूरी तरीके से तो स्वस्थ नजर आ रहे हैं दोनों भाई। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ कानून से बचने के लिए ये दलीलें जो इनकी तरफ से रखी गई, लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं। अब तक जो भी गिरफ्तार वो सब सुरक्षित हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप कानून का सामना करेंगे तो आप ये दलील दे दें कि आपकी जान को खतरा है। हम फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं उज्जवल से किस तरीके से दलीलें लूथरा बंधुओं की तरफ से अदालत में रखी गई और उसका काउंटर जो सामने निकल कर आया है। उज्जवल। बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो रोहिणी कोर्ट के बाहर ही है और यहाँ पर देखिए लूथरा ब्रदर्स की जो अग्रिम जमानत है उसको लेकर सुनवाई तकरीबन 2 बजे के आसपास शुरू हुई थी और ये सुनवाई तकरीबन देखिए 4 बजे तक के आसपास चली, यानी तकरीबन 2 घंटे के आसपास ये जो पूरी कार्रवाई है इसमें सुनवाई है वो इसमें देखने को मिली है। और इसमें देखिए गोवा के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं अभिनव मुखर्जी, उन्होंने जो है वो बहस की शुरुआत की। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग हैं वहाँ पर जिस तरीके से मरे हैं, टोटल उन्होंने बताया कि कितने लोग उसमें मरे हैं। इसके बाद बताया कि 125 लोग थे टोटल, जिसमें से उनको कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया। और इसके अलावा देखिए ये बताया गया कि जो लूथरा ब्रदर्स के माँ है, बहन है, जब पुलिस उनके घर पर पूछताछ के लिए पहुंची तो उन्होंने किसी भी तरीके का जो कॉपरेशन है वो पूरी तरीके से नहीं दिखाया और कोई भी सहयोग जांच में जो है वो उन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने लूथरा ब्रदर्स का कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं दिया। तो ये बातें जो हैं वो कोर्ट के सामने अभिनव मुखर्जी के द्वारा रखी गई और भी कई बातें बताई। देखिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे लंबी ये बहस चली है। उसके बाद जो लूथरा ब्रदर्स के वकील हैं उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कैसे
से वो जो है पहले से ही बिजनेस ट्रिप उन्होंने प्लान कर रखा था और कई एंड मौके पर वो जो है बिजनेस ट्रिप प्लान करते थे, क्योंकि कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान अभिनव मुखर्जी ने ये बताया कि जब ये गोवा में हादसा होता है तो उसके फौरन 1.5 घंटे बाद जो है वो फुकेट की टिकट बुक करा ली जाती है। लेकिन इसका काउंटर करते हुए जो लूथरा ब्रदर्स के जो यहाँ पे वकील हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है कि भागने के लिए उन्होंने जो है वो टिकट कराई हो, पहले से उनका बिजनेस जो है वो बिजनेस ट्रिप प्लान था। लेकिन रोहिणी कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर भी इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, फिलहाल तो आज अच्छी खबर यह आई कि लूथरा बंधु जो थाईलैंड से भी आगे कहीं फरार होने की फिराक में थे उनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी का अपडेट क्या है? भारत लाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं? कब तक भारत लाया जाएगा? जी देखिए, गोवा पुलिस की एक टीम, सीबीआई नोडल एजेंसी के कुछ अधिकारी और शायद एमईए के अधिकारी की एक टीम आज ही देर रात तक वहां पहुंचेगी और उसके बाद आगे के प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाएगा। इंडियन हाई कमीशन वहां फिलहाल के लिए तमाम तैयारियां कर चुका है। गोवा से भागने के बाद फुकेट पहुंचे इन दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करना है वो इंडियन हाई कमीशन के अधिकारी कर रहे हैं ताकि उनको वहां से जल्द भारत प्रत्यार्पण या उनको यहाँ लाया जाए। तो अब ये टीमें आज ही रवाना होंगी। मीटिंग हुई थी, मीटिंग में इस बार बातचीत भी हुई है। मैं थोड़ा सा आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि आखिर इन तक ये पहुंचे कैसे। रात में जब आग लगी तो इनको इत्तला किया गया, इनके मैनेजर की तरफ से इनको फोन किया गया कि इस तरह की आग लगी है और सूत्र बताते हैं कि इसके बाद तुरंत ही लूथरा भाइयों ने अपने किसी एक वकील दोस्त को फोन किया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो वकील ने जो सलाह दी वो ये थी कि बजाय आप गोवा जाइए, आप गोवा में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप सीधे ऐसी जगह पे जाइए जहां से हम कुछ टाइम बाय कर सकें। तो वकील और दोस्तों की सलाह के आधार पे ही ये दिल्ली से 6C6057 फ्लाइट नंबर इंडिगो की उससे फुकेट पहुंचे। करीब 11 बजे का समय था जब वो फुकेट पहुंचे और उसके बाद से उन्होंने वहां का सिम कार्ड लेकर बातचीत करना शुरू किया। यहाँ का फोन बंद नहीं रखा, यहाँ के फोन उनके चलते रहे, लेकिन उसको उन्होंने रिसीव नहीं किया। जब पुलिस छानबीन करने लगी तो पता चला कि ये मालिक लूथरा है और ये लूथरा दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली में इनके निवास पर जब पुलिस पहुंची तो वहां पर, जैसे अभी उज्जवल ने बताया कि वहां पुलिस से उनकी पत्नी और मां ने किसी तरह का सहयोग नहीं किया। पुलिस ने वहां नोटिस चिपकाई और सोर्सेस के आधार पे उनके पासपोर्ट और तमाम चीजें निकालेगी और फिर ये पासपोर्ट नंबर एमईए को दिया गया। एमईए की तरफ से तमाम एजेंसीज की तरफ इस पासपोर्ट के नंबर्स को फ्लैश किया गया और बाद में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट अलग अलग एयरपोर्ट के थे, उन्हें इसके बारे में इतला की गई। तो पता चला कि दिल्ली से ये फ्लाइट पकड़े हैं। दिल्ली से इमिग्रेशन की एक तस्वीर जो टीवी पे आ रही है वो इमिग्रेशन की तस्वीर मिली और बाद में डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए थाईलैंड पुलिस ने बहुत ही सहयोग किया और थाईलैंड पुलिस को जब नंबर्स दिए गए, थाईलैंड में जब इमिग्रेशन हुआ वहां से लेकर सीसीटीवी की मदद से इनके मूवमेंट्स ट्रैक किए गए और मूवमेंट्स ट्रैक करने के बाद ये इंडिगो होटल तक पहुंचे। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी एक तरीके से गणेश ठाकुर जो भारतीय एजेंसियां हैं उनके लिए मानी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो त्वरित एक्शन की कड़ियां जुड़ती चली गई कि समझ में आ गया था ये जो लूथरा बंधु हैं ये देश से फरार हो गए, ये थाईलैंड में है, तो फौरन ही ब्लू कॉर्नर नोटिस निकलवाना, फौरन ही इनके जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंड कराना। यहाँ पर जो एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड नजर आया है जांच एजेंसियों का, उसी की मदद से ये दोनों आज हिरासत में लिए जा सके। गणेश जी रोमाना, देखिए जैसे मैं बता रहा था कि डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल इतने अच्छे तरीके से हुआ कि वहां की एजेंसीज ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए और भारत थाईलैंड के बीच के रिश्तों को देखते हुए तुरंत ही इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खुद मेहनत की। देखिए किसी दूसरे देश में वहां के एजेंसीज की मदद के बाद ही आपको कामयाबी मिल सकती है, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन भारत की रिक्वेस्ट पे इनके नंबर्स, पासपोर्ट नंबर दिए गए, इमिग्रेशन चेक किया गया, पता चला कि वहां आए थे, इनको एयरपोर्ट से इनकी मूवमेंट ट्रैक की गई और बाद में जिस टैक्सी से ये गए उस टैक्सी वाले से पुलिस ने बातचीत करी और फिर पता चला कि इस होटल में उन्हें छोड़ा था। होटल पहुंचने के बाद में बहुत ही हम कह सकते हैं कि शातिराना तरीके से पुलिस ने इनको कोई भनक लगने नहीं दी। इसको 1 से 2 दिन लग गए, लेकिन जब पुलिस को पता चला कि अब भी वहां पर है तो पुलिस ने इसकी इत्तला एजेंसीज को, भारतीय एजेंसीज को की, इंडियन हाई कमीशन को किया और बाद में जब वो गणेश मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है।
अब 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 19 दिसंबर को ड्राफ्ट जो मतदाता लिस्ट है वो जारी होगी। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। पहले ये समय सीमा आज खत्म हो रही थी, लेकिन अब 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये मोहलत कुछ दिन के लिए और बढ़ाई गई है और जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसको लेकर भी अब नई तारीख सामने आई है। वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आएगी 19 दिसंबर को। 6 राज्यों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ये सहूलियत दी गई है। 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। चुनाव आयोग ने एसआईआर की यह समय सीमा बढ़ाई है। 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो 14 दिसंबर मतलब रविवार तक के लिए ये समय सीमा बढ़ा दी गई है। रविवार तक के लिए फॉर्म भरे जा सकेंगे और इसके बाद जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 19 दिसंबर को जारी होगी, ड्राफ्ट मतदाता सूची। तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन आप कह सकते हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, अलग अलग पक्षों की तरफ से, खासतौर से विपक्षी दलों की तरफ से बार बार इस बात को लेकर मांग रखी जा रही थी कि एसआईआर के लिए इतना कम समय क्यों, इससे दबाव बन रहा है, बीएलओ पर भार पड़ रहा है और इसकी मियाद तो बढ़ाई जा सकती है क्योंकि कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर आने वाले समय में हाल फिलहाल में अभी चुनाव भी नहीं होना और ऐसे में 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, क्या है डिटेल्स, साझा कीजिए। देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि जो मियाद आज खत्म हो रही थी, यानी कि जो फॉर्म भरने की मियाद आज खत्म हो रही थी, उसको चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है 3 दिनों के लिए। यानी कि जो 11 दिसंबर को आज जो एनुमरेशन फॉर्म थे, जो फॉर्म भरने की मियाद आज खत्म हो रही थी, अब उसको 14 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, जो अब से 5 दिन बाद आनी थी, यानी कि 16 दिसंबर को आनी थी, उसकी जो तारीख को भी अब बढ़ा दिया गया है। अब जो नया शेड्यूल आया है उसके मुताबिक जो ड्राफ्ट जो है रोल है, यानी कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो 16 की जगह 19 को आएगी। तो कुल मिलाकर के चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि जल्दबाजी में किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर हैं। हालांकि चुनाव आयोग का जो आधिकारिक जो जानकारी आई है उसमें तो इस बात का जिक्र नहीं है कि ये तारीख क्यों बढ़ाई गई है, लेकिन विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, लगातार यही कहा जा रहा था कि जहां जरूरत हो वहां पर मियाद को बढ़ाया जाना चाहिए। और खासतौर पर पश्चिम बंगाल ऐसी राज्यों में बढ़ा दी गई है जी, जहां पर ये मियाद बढ़ाई गई है, यहां पर अभी तक आंकड़ा क्या बताता है, कितने % फॉर्म मिल चुके हैं चुनाव आयोग को और क्या वजह बताई जा रही है कि चुनाव आयोग ने अपने आप ही ये फैसला ले लिया है, वो भी तब जबकि मियाद आज ही खत्म हो रही थी। 3 दिन की ये छूट क्यों, ये रिलैक्सेशन क्यों दी गई है? जी बिल्कुल, अगर देखिए, अगर मैं आज के जो है कल तक के आंकड़ों की बात करूं, क्योंकि आज का आंकड़ा आया नहीं है, तो कल तक का जो आधिकारिक आंकड़ा हमको दिया गया था उसका जो अगर मैं बात करता हूं तो उसमें 99% से ज़्यादा, इनफैक्ट अगर मैं कहूं कि जो है 99.59% जो है ये फॉर्म जो सबमिट हो चुके थे। तो इस तरीके की जानकारी सामने आई थी। ये जो है 11 राज्यों की बात हो रही है और जहां पर इनफैक्ट 12 राज्यों की बात हो रही है, क्योंकि केरल की मियाद जो पहले ही बढ़ाई गई थी। लेकिन चुनाव आयोग ने आज ये जो तारीख बढ़ाई है, इसकी वजह क्या रही है वो तो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन नुमाना इतना जरूर है कि जो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहा जा रहा था कि जल्दबाजी में ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और आज 3 दिन की मियाद बढ़ाई गई है। तो ये 6 राज्य कौन से, इनके नाम भी बताइए अंकित, जहां पर ये मियाद बढ़ा दी गई है 14 दिसंबर तक के लिए। देखिए, ये अगर हम इन 6 राज्यों की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, बिहार की, उसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार में तो एसआईआर हो चुका है, इसमें बिहार में तो एसआईआर हो चुका है, तमिलनाडु नहीं जी बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश, ये वो 6 राज्य हैं जहां पर ये मियाद बढ़ाई गई है। लेकिन जो पश्चिम बंगाल को लेकर के जो खासी राजनीति हो रही थी, तो फिलहाल अभी वहां पर ये जो मियाद नहीं बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर के 6 राज्य ये हो गए और एक केरल 7वां राज्य जहां पर चुनाव आयोग ने ये मियाद बढ़ाई थी। तो ये 7 राज्यों की तो जो है तारीख बढ़ गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो लगातार जो है विपक्ष ये कह रहा था, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के तमाम नेता कह रहे थे कि जल्दबाजी में करवाया जा रहा है,
है, वहां को लेकर के चुनाव आयोग ने फैसला नहीं लिया है। लेकिन इन 6 राज्यों में ये तारीख क्यों बढ़ाई गई है? क्या क्योंकि अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के साथ ही में तमिलनाडु में भी जो है, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा तभी तमिलनाडु में भी चुनाव होना है। तो ऐसा नहीं है कि जो है तारीख, जो चुनाव की तारीख को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना, इस वजह से तारीख बढ़ाई गई, समझ में आता है, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन अगर एक पैमाना तमिलनाडु के लिए है तो क्या वो पश्चिम बंगाल के लिए नहीं है? या एक पैमाना अगर पश्चिम बंगाल के लिए, तमिलनाडु के लिए क्यों नहीं है? तो इस तरीके के सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे। लेकिन अभी जो चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक जानकारी आई है वो यही है कि इन 6 राज्यों में, फिर से दोहरा रहा हूं, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और उत्तर प्रदेश, ये वो 6 राज्य हैं जहां पर यह मियाद बढ़ाई गई है। 11, जो कि आज ये फॉर्म सबमिशन की आखिरी तारीख थी, उसको बढ़ा करके 14 कर दिया गया है। और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची जो आनी थी वो अब आएगी 19 दिसंबर को। जी अच्छा, तो ये जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है, ये जितने राज्यों में अब दूसरे चरण में, क्योंकि एक तो वो बिहार के अंदर SIR हो गया था, अब जो ये सेकेंड फेज में जो SIR हो रहा है, इनकी सभी की, जिनकी मियाद बढ़ी है या नहीं मियाद बढ़ी है, सबकी जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो 19 दिसंबर को ही जारी की जाएगी। अंकित, इसको लेकर अपडेट क्या है? बिल्कुल रोमाना, यहाँ पर जो है वही मैं वो जो है आधिकारिक जो जानकारी देख रहा हूँ और उसमें साफ तौर पर कहा गया है गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर आज मियाद खत्म हो रही है। और वहां पर ये जो है, जो 3 दिनों की मियाद बढ़ी है, ये नहीं बढ़ेगी। यानी कि फिर से दोहरा रहा हूं रोमाना, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, ये वो 5 राज्य हैं जहां पर आज तक ही फॉर्म सबमिट होंगे और वहां पर ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 को आएगी, 19 को नहीं। यानी कि अगर अब हम जो है इस खबर को जो है मोटे तौर पर जो है या बारीकी से समझें तो जो है, जो 6 राज्य हैं वहां पर तारीख बढ़ गई है, 11 की जगह 14 हो गई है। लेकिन जो 5 राज्य हैं जिसमें केरल शामिल नहीं है, केरल एक अलग उसका पहले बढ़ चुका है, तो 5 राज्य हैं जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उसमें आज तक ही फॉर्म जमा होंगे और 16 को ड्राफ्ट मतदाता सूची आएगी। वहीं उत्तर प्रदेश समेत जो 6 राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु भी शामिल है, उन 6 राज्यों में 3 दिन की मियाद बढ़ी है, फॉर्म 14 तक जमा होंगे और जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है वो 19 दिसंबर को आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, 6 राज्य जहां पर चुनाव आयोग की तरफ से रिलैक्सेशन दी गई है, जो फॉर्म जमा करने की मियाद है वो 3 दिन के लिए बढ़ाकर अब 14 दिसंबर आखिरी तारीख कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से SIR के लिए 6 राज्यों में। और वहीं जो ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, वो 19 दिसंबर को फिर जारी की जाएगी। उसी हिसाब से 3 दिन वहां पर भी बढ़ा दिया गया है। पहले 16 दिसंबर को आनी थी, अब 19 दिसंबर को जारी की जाएगी। इंडिगो पर सरकार की सख्ती लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार और DGCA फुल एक्शन में है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स DGCA के सामने पेश हुए हैं और इसी से जुड़ी बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूं। DGCA के सामने इंडिगो के CEO की पेशी हुई है। DGCA ने इंडिगो के CEO की पेशी के दौरान 2 घंटे तक इंडिगो के CEO से सवाल जवाब किए। DGCA पैनल ने इंडिगो के CEO से सवाल पूछा, ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे। DGCA ने रिफंड और मुआवजे पर इतनी देरी क्यों की, इसको लेकर सवाल पूछे गए। तो हर पहलू को लेकर DGCA ने जवाब लिया है इंडिगो के CEO से। इंडिगो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, इंडिगो की जवाबदेही तय होगी और इसी को लेकर ये DGCA के सामने जो इंडिगो एयरलाइंस के CEO की पेशी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, कुल मिलाकर इंडिगो अपनी जिम्मेदारी से, जवाबदेही से नहीं बच सकता, पल्ला आप नहीं झाड़ सकते, इसी को सुनिश्चित किया गया है इस पेशी में। जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले भी CEO इंडिगो के थे, वो मंत्री से मिले थे। इस पर नागर विमानन मंत्री हैं राम मोहन नायडू के सामने पहुंचते हैं, वो तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। और आज DGCA की वो खास कमेटी जो कि इस पूरी त्रासदी के बाद, इंडिगो के क्राइसिस के बाद ही बनाई गई थी, उनके आगे उनको जवाब देना था। उनको ये बताना था कि आखिर में सबसे पहले तो आप ये बताइए, जितने यात्रियों को अभी तक परेशानी हुई है उनको लेकर आपने क्या किया, क्योंकि कल बुलाया गया था, उसके बाद 24 घंटे का टाइम मांगने के बाद आज 3 बजे यहाँ पर वो पहुंचे थे। लेकिन उससे पहले हमने सुबह देखा कि किस तरह से उस मीटिंग में आने से पहले ही
तैयारी कर पहुंचे थे, वो प्रेस रिलीजेस निकल के आती हैं जिसमें कि मुआवजा देने की बात होती है, यानी कि जो मीटिंग में जवाब देने थे उसकी सुबह से तैयारी चल रही थी। कल बताया जाता है कि हमारा इतना इस वक्त टोटल लोग हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, यानी कि कोई भी पेनल्टी लगे तो सरकार ये जान ले कि 65,000 लोग इंडिगो में काम करते हैं। उसके बाद ये बताया गया कि अगर आप मुआवजे का सवाल पूछने वाले हैं तो हम मुआवजे के बारे में आपको पहले ही बता चुके कि हमने घोषणा कर दी है, चाहे 1 घंटा पहले की हो। बहुत सी कॉन्ट्राडिक्टरी इस वक्त चीजें चल रही हैं, क्योंकि इंडिगो का साफ कहना है, बहुत सी विरोधाभासी बातें चल रही हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि 2 घंटे तक जो पेशी हुई है, सूत्र क्या बता रहे हैं? कितने सवालों की वो लिस्ट थी, कुछ नंबर सामने आ रहा है, और उसमें मुख्य तौर पर कौन से सवाल थे और जवाब किस रूप में दिए गए इंडिगो के सीईओ की तरफ से? बिल्कुल, देखिए सख्त लहजे में साफ तौर पे सबसे पहले यह पूछा गया कि हम ये जानते हैं कि अब संकट क्या हुआ था, कैसे पैदा हुआ था, उसके आप जवाब तो हमें दीजिए, लेकिन क्यों पैदा हो गया? क्या 1 नवंबर से आप हमें जानकारी नहीं दे सकते थे कि आप वो एफडीटीएल के नियम को इस वक्त पूरा नहीं कर पाएंगे? लेकिन यहीं से वो विरोधाभास चालू होता है, क्योंकि इंडिगो ने एक लाइन अभी भी छोटी सी ये पकड़ के रखी कि हम बहुत ज्यादा इस वक्त केओस में नहीं थे एफडीटीएल के नियम के कारण, यानी कि अभी भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है जो कि सरकार कह रही है और इंडिगो कह रही है। तो उसके बीच के बिंदुओं को पकड़ने के लिए ही अभी लगातार ये सवाल जवाब चल रहे हैं, और जिसको अभी बहुत आगे 15 दिन जो शो कॉज नोटिस का दिया है वो अगले हफ्ते खत्म होंगे, तो 15 दिन का समय और लगभग जो मांगा गया था, जो मिलता है रूल्स के मुताबिक, उसको भी अभी तैयार करेगा इंडिगो। लेकिन उसके बीच में सबसे पहले यही कि यात्रियों को क्या मुआवजा मिला, कितना मुआवजा मिला, कैसे मुआवजा मिलेगा, उस तरीके के सवाल जो आज थे वो सबसे पहले टेबल पर रखे गए मीटिंग के दौरान। तो ये डीजीसीए का पैनल था जिसके सामने सीईओ इंडिगो एयरलाइंस के पेश हुए, अकेले पेश हुए या फिर इनके साथ एयरलाइंस के कुछ और आला अधिकारी भी मौजूद? जी बिल्कुल, देखिए सीईओ को पहले अलग से अकाउंटेबल मैनेजर को पहले से ही मिल चुकी है डीजीसी, लेकिन ये खास कमेटी जो थी जिसमें सीईओ की जवाबदेही होती है वो खुद यहां पर पहुंचे। एक पहले ही सवालों की फेहरिस्त दे दी गई थी कि आपको इन सब सवालों को आंकड़ों के साथ आपको पेश होना है, और आज वो वही आंकड़े जमा कराएं। और इसके साथ साथ आज इंपॉर्टेंट मीटिंग का एजेंडा ये भी था कि आपको आगे जो हमने 10% कटौती के बाद इस वक्त उड़ाने को कहा है उड़ाने, यानी कि वो रोस्टर है, क्या वो तैयार है, वो आप डीजीसी को जमा कराइए, और डीजीसी अब इसको अगले 1 या 2 दिन में क्रॉस चेक करेगा कि क्या ये वाकई में उस लायक है, क्योंकि अब पायलट के नंबर, फ्लाइट के नंबर, नया रोस्टर अब सरकार को देना पड़ेगा। सरकार के रोजाना लोग अब इंडिगो के दफ्तर जाके गुड़गांव में बैठ रहे हैं, वो यही क्रॉस चेक करेंगे। उनको 48 घंटे में अपने यहाँ पर मंत्रालय में रिकॉर्ड इस वक्त पहुंचानी है कि कहीं वापस से इंडिगो के साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिगो तो अपने ऑपरेशंस में पूरी तरह से फेल हुआ है। सरकार अब ये समझ भी गई है डीजीसी के लोग को, इसीलिए उनको अपने दफ्तर में, इंडिगो के दफ्तर में जाके बैठना पड़ रहा है, और यही सवाल जवाब कि अगर अब आप कुछ भी चीज को हल्के से लेंगे तो सरकार आपको नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुल मिलाकर डीजीसीए की तरफ से अब पैनी नजर रखी जा रही है, और आगे इस तरीके की बदइंतजामी, अव्यवस्था ना फैले जो इंडिगो की लापरवाही की तरफ वजह से फैली है, उस पर अब चौकसी खुद डीजीसीए की तरफ से रखी जा रही है। इसीलिए जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी, और साथ ही साथ अब 10% जो फ्लाइट्स कम कर दी गई हैं उसके बाद रीस्केड्यूलिंग कैसे करेगी इंडिगो, ये तमाम वो सवाल जिसके जवाब सीईओ पीटर एल्बर्स ने डीजीसीए के पैनल को दिए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोकसभा में दिए गए गृहमंत्री अमित शाह के भाषण की जमकर तारीफ की है, और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, जन्म से लेकर अब तक कांग्रेस ने सिर्फ लोकतंत्र को दबाने का काम किया है। जन्म से लेकर के कांग्रेस के इस समय तक क्या क्या उनके क्रियाकलाप रहे हैं, किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र को दबाने का काम किया, किस प्रकार से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ये कोर्ट को भी नहीं मानती थी, ये अपने आप को भी कोर्ट से ऊपर मानते थे, और किस प्रकार से ये वोटों को बनवा करके चुनाव जीतते थे। ये सारा का सारा विषय आदरणीय अमित शाह जी ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। ग्रेटर नोएडा के अच्छेजा गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम, जिसको जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके बाद प्राधिकरण की टीम बिना कार्रवाई के बैरंग वापस लौटी। जैसे ही बुलडोजर ने आगे बढ़ना चाहा, कई किसान बुलडोजर पर चढ़ गए और कार्रवाई का विरोध करने लगे। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई है। तस्वीरें, वीडियो सब सामने आ गए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुछ लोग जेसीबी मशीन के ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ लोग जेसीबी के आगे खड़े हुए हैं। घंटों तक ये हंगामा ऐसे ही चलता रहा। प्राधिकरण की टीम बिना कार्रवाई के वापस लौटी।
आगरा के एक स्कूल में एक छात्र को सिर्फ इसलिए बेरहमी से पीटा गया क्योंकि वो स्कूल में चोटी बनाकर पहुंची थी। छात्रा के परिजन आरोप लगा रहे हैं उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसके बाद उसे आगरा के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो बुरी तरीके से छात्रा को पीटा गया और छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने चोटी बना रखी। देखिए आप कितनी बेहाल ये छात्रा नजर आ रही है। छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। परिजनों ने पुलिस से शिकायत की है और इस मामले में स्कूल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग अब परिजन कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।